बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इब्तिदा है रब्बे जलील के बाबरकत नाम से जिसके कब्ज़े में मेरी और आपकी जान है। वतन अजीज़ और दयारे गैर में बसने वाले तमाम ही पाकिस्तानियों को एजेंडा ऑफ द डे से सिद्दीक सरवर का सलाम। दुनिया के अंदर जिस तरह से देखा जा रहा है कि कश्मीर की अहमियत पाकिस्तान के लिए क्या है और पाकिस्तान इस मसले को दुनिया के अंदर और यूएनओ के अंदर किस तरह से उजागर करता है। 5 फरवरी को कश्मीर डे मना लेने से पाकिस्तान क्या इस अहम मसले को दुनिया के अंदर जिस तरह से करारदादों को पेश किया जाता है यूएनओ के अंदर पेश करके क्या अपनी जिम्मेदारियों से नबुरदज़मा हो जाता है या इसके ऊपर दोबारा बाद में भी कोई ज़रूरत है बात करने की, क्या काम करने की। जिस तरह से हम बात करते हैं कि पाकिस्तान जो कश्मीर है वो पाकिस्तान की शारग है, तो किस तरह से हम शारक के लिए काम कर सकते हैं और किस तरह से पाकिस्तान की इस वक्त की जो मुआशी सूरत हाल है उसमें रियासत का क्या किरदार है और स्पेशली ख़ास करके हमारी जो सियासी पार्टीज़ हैं जो इस वक्त अपने अपने एक किबले की तरफ लगी हुई हैं, आपस में इस तरह की लड़ाइयाँ। और कोई कहता है कि जी इलेक्शन हो जाएंगे तो शायद दूध की नहरें बहना शुरू हो जाएंगी, जबकि दूसरी पार्टियां जो है ना वो ज़िमनी इंतखाबात की तरफ जा रही हैं। तो ये एक जो सियासी चैमगोइयाँ हैं, सियासी जो चपकलिश हैं एक दूसरे के साथ, उससे कश्मीर कॉज से हम कितना पीछे हटते हुए दिखाई दे रहे हैं। स्पेशली इस वक्त जो 2 सूबों के अंदर हमारी असम्बलियाँ नहीं हैं और उसके अंदर जो अवामी नुमाइंदे हैं वो मौजूद नहीं हैं। इस वक्त पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान की स्पेशल क्या कंडीशंस हैं जो कि हमारी मुआशी हालात दिन ब दिन डॉलर की जो कीमतें हैं वो बढ़ती चली जा रही हैं और हमारा रुपया डीवैल्यू हो रहा है। तो इस तरह के हालात के साथ साथ हम पाकिस्तानी जो अवाम पहले से इस वक्त खदशात का शिकार है, क्या वो वाकई कश्मीर के साथ खड़े हैं और कश्मीर के साथ किस तरह से खड़े हैं और किस तरह की कश्मीर को हमारी सपोर्ट की ज़रूरत है। तो आज इसके ऊपर बात करेंगे। मेरे साथ इस वक्त सीनियर तज्जियाकार जो कि साउथ एशिया के अंदर अपनी एक स्पेशल पहचान रखते हैं और ख़ास करके स्पेशली इस साउथ रीजन के अंदर उनकी काफ़ी ज़्यादा रिसर्च है। मेरी मुराद जनाब नवाज़ अराई साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम नवाज सलाम। साहब कैसे मिजाज हैं? शुक्रिया आपने बुलाया। नवाज साहब बहुत शुक्रिया, आप अपना कीमती वक्त निकाल के तशरीफ़ लाए। इस वक्त जो हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान की कश्मीर के हवाले से, कश्मीर पाकिस्तान की शारग है। इंडिया इसको अपना अटूट अंग कहता है। इंडिया ने उसको अपने सूबे का दर्जा जो है ना वो दिया हुआ है। लेकिन पाकिस्तान इस वक्त क्या-क्या इक़दामात करने चाहिए, पाकिस्तान को किस तरह से इस खित्ते को हासिल करने के लिए क्या-क्या इक़दामात ज़रूरी हैं? सबसे बढ़कर ये कि जो 2 लफ्ज़ हैं अटूट अंग और शहरक, ये तो हम बचपन से सुनते आ रहे हैं। 1948 में ही एक छोटी सी वॉर हुई थी, उसके बाद ये बिल्कुल अलग हो गए। उसके बाद आलमी ताकतों ने यूएनओ के तहत एग्रीमेंट किया कि हम लोग स्वाबे राय कायम करेंगे। तो उसमें भी एक ख़ास पहलू ये था कि यूएनओ इलेक्शन कराएगा, मगर दोनों मुल्कों की जो हुकूमतें या सरकारी इदारे हैं उनका अमल दखल नहीं होगा। पाकिस्तान को भी आज़ाद कश्मीर खाली करके और इंडिया जो कि जिसको हम मकबूजा कहते हैं वहाँ पर इलेक्शन होंगे। और सबसे बढ़कर जो ब्लेंडर मिस्टेक है वो ये कि जो तीसरी क़ुव्वत जो असल क़ुव्वत है कश्मीरी, उनसे हम पूछते नहीं हैं। पाकिस्तान इंडिया की जो हुकूमतें बरसदार इक़्तिदार होती हैं वो बयान देती है, जबकि जो असल कश्मीरी हैं वो परेशान रहते हैं। वो कनाडा बैठे हैं, बाहर बैठे हैं, कुछ वहाँ पर भी हैं। तो उनके एतराज़ है कि हमें शामिल किया जाए। जैसे जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट है, सालिक साहब है, या पाकिस्तान के भी 100 अच्छे लीडर हैं जो कि कश्मीर पे के लड़ रहे हैं। तो ये मेरे ख्याल से ये मसला हल हो सकता है। अब तो इंडिया ने जब से पाकिस्तान ने आज़ाद कश्मीर की असम्बली बनाई उसमें पाकिस्तानी झंडा भी लहराया हुआ है। मेरे ख्याल से ये भी और तलब है जिसके से इंडिया को सूबा बनाना पड़ा। तो मेरे ख्याल से ट्रैक टू डिप्लोमेसी वॉर चल रही है। तो ये दोनों मुल्कों का मुफाद नहीं है, सिर्फ पॉइंट स्कोरिंग है और सिर्फ दिखाने के लिए देखो हम कश्मीर आज़ाद कर रहे हैं। इंडिया वाले तो क्या जिस तरह से नवाज साहब आपने बात की कि इस्तिस्वाब राय की ज़रूरत है, रायशुमारी की ज़रूरत है, कश्मीरी जो लोग हैं उनसे नहीं पूछा जा रहा, तो आप क्या समझते हैं कि इस वक्त की अगर पाकिस्तान की मुआशी हालात को देखा जाए और इंडिया को देखा जाए, जिस तरह से हमारे दोनों मुल्कों में बहुत ज़्यादा फ़र्क है मईशत के अंदर, तो पाकिस्तानी एक ठीक है कौमी नारा जो हमने 2 कौमी नज़रिया पेश किया था इस्लाम के नाम के ऊपर, कलमे के नाम के ऊपर, तो कश्मीरी पाकिस्तान के साथ हैं और पाकिस्तान कश्मीर के साथ है, हमारी तो शारग है। आप क्या समझते हैं कि जब वहाँ पर रायशुमारी की जाएगी कश्मीरी किस हक में होंगे, किस तरफ जाने का फैसला मेरे ख्याल करेंगे? से 70 से 80% जो कश्मीरी हैं जिनको कोई बेनिफिट नहीं है, बाहर रहते हैं, वो तो चाहते हैं कि हाँ कश्मीर आज़ाद हो, हम दोनों मुल्कों से अच्छे ताल्लुकात, एक अलग से रियासत हो, अलग से रियासत हो, हम दोनों मुल्कों से अच्छे ताल्लुकात कायम रखेंगे क्योंकि उनका खित्ता है, उनकी ज़ुबान है, उनका कल्चर है, उनका मज़हब भी है। अच्छा, इसमें मज़हब को वो लोग इतने तरजीह नहीं देते, उसमें पंडित भी हैं जो कि हिंदू कम्युनिटी हैं, या ये जो इसमें बरमन भी है। तो मुसलमान किया ना आप? नहीं, ये तो आपका क्यास है, ये तो हम कह रहे हैं ना।
हाँ, आज़ाद कश्मीर में मेजॉरिटी है, मगर उधर अब नहीं है। जब से इन्होंने सूबा बनाया तो बहुत सारे रियासतों से लोगों को बज़रिया डोमिसाइल उनको वहाँ पर सेटल किया है। अच्छा, इंडिया ने जो है ना ये क्या प्लानिंग की है, वहाँ पर लोगों को आबाद किया, ये वहाँ आबाद से किया लाके है, अपने इंडिया से। कर्नाटक से, आसाम से, बेंगलोर से। ये वो लोग हैं जिनका कश्मीर से ताल्लुक़ ही नहीं है, कभी वो इतनी सर्दी में आ भी नहीं सकते। अब जैसे आसाम है, वहाँ पर तो बिल्कुल साउथ इंडियन है सारे, तो वहाँ पर तो वो ठीक है, उनका पास भी जंगल है, बरसात होती है, मगर वो उनका ये माहौल नहीं है। हाँ, दिल्ली और यूपी में जो ब्राह्मण पंडित हैं वो सेटल हो सकते हैं, वो भी माइग्रेटेड वहाँ से। मगर जो लेकिन असल ये दुनिया को दिखाने के लिए कि अगर जी हाँ, वहाँ रायशुमारी भी की जाती है तो मकबूजा कश्मीर में उन्होंने इतनी सारी आबादी वहाँ पर अपनी जी हाँ, हिंदू और दूसरी कम्युनिटी के लोगों को वो बसा लिया इसीलिए है। की है कि वहाँ पर जो मूवमेंट चल रही है पाकिस्तान के हक़ में, यानी कि कश्मीर के हक़ में नहीं, पाकिस्तान के हक़ में, जो वहाँ पर अक्सर पाकिस्तानी झंडे लहराते हैं, वो लड़की का वाक़या होता है कर्नाटक में या कश्मीर में, उसको दबाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पर ना वो अपनी ब्राह्मण और पंडित को वहाँ पर सेटल कर रहे हैं, तो उनको नौकरियाँ भी दे रहे हैं। ये सिर्फ ये नहीं कि सिर्फ पाकिस्तान की तरह अफगान महाजिन को बिठा दिया बस, वहाँ पर उन्होंने एक सिस्टम बनाया है, कम्युनिटी डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के थ्रू, IT के थ्रू रोज़गार दिया है उनको, फिर इंसेंटिव भी दिए, कर्ज़े दिए हैं कॉटन इंडस्ट्री के, ख़ास तौर पे जो दरख्तों, पौधों और ये जो शहद के लिए उन्होंने छोटे छोटे कॉटन इंडस्ट्री कारखाने लगाए। क्योंकि हमारे कुछ अच्छे राब्ते हैं जनूबी एशिया में जो पब्लिक की तंजीमें हैं, जिसमें हेल्थ सेक्टर वाली भी हैं, NGOs भी हैं, रिसर्चर हैं, और इवन ये कि जो सांप का जो डसने का इलाज है ज़हर, उसको वो प्रमोट करते हैं या बाहर भेजते हैं। तो ये बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, ख़ास तौर पे दरख्तों में जो छाल आती है वो उसकी भी उन्होंने इंडस्ट्री लगाई है। वो एक प्लानिंग के तहत इंडिया काम कर रहा है। तो इसमें हमें पाकिस्तान को अगर कश्मीर लेना है तो उनको कुछ जल्दबाजी में कोई इकदाम करना पड़ेगा। अच्छा, मतलब इंडिया तो उसके ऊपर फुल प्लानिंग कर रहा है, जी मतलब लोगों को लाकर वहाँ बसा रहा है कि कल को अगर UNO के चार्टर के तहत कोई अगर वहाँ पर रायशुमारी होती है, वहाँ पर जी, कोई अगर वोटिंग का सिस्टम होता है कि किसके साथ जाएंगे, तो यकीनन जब उसने वहाँ पर अपने वोट इतने बना लिए हैं तो वोट वो तो बना उसी लिए, के बहस शनाख्ती देंगे, कार्ड या उनका जो राशन कार्ड है तो अभी वो सारा वहीं हाँ, का बन गया। पाकिस्तान जैसे शनाख्ती कार्ड नहीं है फिर भी, मगर उनका राशन कार्ड है जो कि अथेंटिक है, DC के थ्रू मिलता है कि ये फैमिली यहाँ सेटल हो गई है। तो आपको याद होगा पाकिस्तान में भी एक सूबे से दूसरे सूबे में फैमिली शिफ्ट होती थी ना, तो ट्रांसफ़र ऑफ नेशनलिटी होती थी। जैसे हम पंजाब से सिंध आए, सिंध से पंजाब गए या बलूचिस्तान, तो पूरी फैमिली शिफ्ट होती थी ऑफिशियली। अब तो कुछ पता ही नहीं है, अब लोग रहते तो कराची में, पता लगा उसका पूरी आबाओ इजाद पेशावर में है या लाहौर में है या पिंडी में है, ये चक्कर है। तो यहाँ पर प्लानिंग एंड डेवलपमेंट अच्छा, की इस कमी तरह का पहले कोई था तरीकाकार? जी जी 1954 तक ये था कि जो जो ये महाजरीन यानी कि मुसलमान माइग्रेट करना चाहे वो आ जाए, उसके बाद वो पाकिस्तानी कहलाएंगे। उसके बाद जितने हैं ना उनको महाजरीन तस्वर किया जाएगा, जो अभी भी सौगाल महाजरी हैं, 75 साल के बाद भी कहते हैं कि महाजर हैं, जबकि यही तो बहस है। अब आपको अल्लाह ताला ने एक खत्ता दे दिया, 2 कौमी नज़रिए में कायद आज़म ने आपको अंग्रेज़ों से लड़कर अंग्रेज़ी में जितवा दिया, तो अब आप पाकिस्तानी बन जाएँ। हाँ देखें, मादरी ज़ुबान की मैं अहमियत को अपनी जगह जानता हूँ। जो मादरी ज़ुबानें हैं जो कि सूबों की बड़ी ज़ुबानें हैं, तो ये एक अलग बहस है कि उर्दू ज़ुबान जो 8% लोगों का है वो उसको इम्पोज किया गया बंगाली पे, पंजाबी पे। तो बहरहाल उर्दू की एक अपनी एक अच्छी डायमेंशन है, उर्दू नहीं, उर्दू समझना। तो अब देखें ना, हाँ पाकिस्तान की कौमी जुबान जी है, कौमी उसकी तो ज़ुबान है, मैं उसकी मानता तो हूँ, अहमियत अपनी मगर जगह पे। अमूमन ज़्यादातर एक ये भी तरह जाता है कि उर्दू में वो डेप्थ नहीं है जो कि अंग्रेज़ी में है हम्म। दुनिया में। नहीं, ये तो एक बनाया गया ना कि अभी तो बल्कि देखे ना कुछ स्कूलों में भी ऐसा हो रहा है कि जी उर्दू बोलने पर बच्चे को सजा दे दी गई एक और उसके सवाल मुंह ये है पे कि मैं कलम आपसे लगा दी पूछता गई। हूँ कि एक सरकार ने, सिंध गवर्नमेंट ने आपको इजाज़त दी है अंग्रेज़ी माहौल पैदा करेंगे, वीज़ा तनख्वाह लेंगे, फ़ीस लेंगे, महंगा स्कूल है, अंग्रेज़ी बोलेंगे, अंग्रेज़ी में इनको दावत दी है, फिर बच्चा उर्दू की बोले, ये एक तनकीदी काम है। ठीक है, नॉर्मल तो बंदा उर्दू मना नहीं है, मगर वो कोई ज़्यादा नहीं इशू, तो देखे ना, ये तो हम अपनी कौमी जुबान को जो है ना वो हम तो फिर वो अंग्रेज़ी डिवैल्यू करने की कोशिश कर रहे हैं। फिर अगर तो बहुत अच्छी हमारे बात। यहाँ जो है ना, हमारे यहाँ जो है ना वो एक कल्चर इस तरह का बन गया कि नहीं जी, अंग्रेजी बोलने वाला बहुत ज्यादा काबिल होगा और ये तो होगा। यही तो डिफरेंस है प्रोफेशनलिज्म का। जो फैमिली जो अंग्रेज़ी मीडियम बच्चा भेजती है ना, वो बेसिकली वो कैटेगरी वो उसके लवाजमात पे पूरे ही नहीं उतरते। बेसिकली अंग्रेज़ी जो था ना, अंग्रेज़ी मिशनरी स्कूल, अंग्रेज़ी मीडियम ओ लेवल, ये शुरू से ही पाकिस्तान में उनके लिए था। जो एम्बेसी के थ्रू स्टाफ आता था उनके लिए, और कुछ ब्यूरोक्रेट्स जो डिप्टी कमिश्नर हाई फाई उनके बच्चे पढ़ते थे ताकि ये एक अलग क्लास रहे। मगर अब ये है कि बच्चा मजदूर है, वो बेचारा दिहाड़ी की तरह रिक्शा जाता है, पढ़ना अंग्रेज़ी मीडियम है, बच्चे ने टाई फंसाई, बड़ी मुश्किल से अंग्रेज़ी या पंजाबी बोल रहा है, घर में पंजाबी उर्दू सिंधी या बोल वो रहा एक है, मिक्सचर ही हाँ बन मिक्सचर है, जाएगा। तो वो बच्चा कन्फ्यूज़ हो गया। तो अब ये बहस चल पड़ी है कि 1898 में जब पंजाबी कायदे पे पाबंदी लगाई थी अंग्रेज़ों ने, तो उन्होंने 2 बातें की थी। पंजाबी कायदा लेके आओ, आपको इतना पैसे भी मिलेंगे, और बंदूक के पैसे नहीं थे
जो खाकसा तहरीक वाले या सरफरोश थे भगत सिंह के, जो लड़ते थे ना बंदूकों से, वो उसके पैसे कम थे। जो कायदा लाता था उर्दू पंजाबी का कायदा या बंगाली का कायदा या पश्तो का कायदा, उस ज़माने में उसको ज़्यादा पैसे मिलते थे। इसकी मतलब है कि ये ज़रबकारी हुई। इमरान खान जो कह रहे हैं रिजीम चेंज, ये तो शुरू से चल रहा है। अंग्रेज़ जो हमें सिस्टम देके गए, वो अपने अंग्रेज़ी के सिस्टम को प्रमोट करके गए। नहीं, कवानीन हम देखें ना कि हम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में रह के इस्लाम के कवानीन तो हम आज दिन तक नाफज नहीं कर सके। हम तो कवानीन उन्हीं अंग्रेज़ी कवानीनों को फॉलो कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर जो बात हो रही है कि हम पाकिस्तान में रहते हुए पाकिस्तान की कौमी ज़ुबान को हम अपने उस तरह से स्कूल में या घर में नहीं बोल सकते, तो फिर वो बच्चा क्या सीखेगा? क्या हम अपने इखलाकी इक़दार क्या सिखाएंगे उसको? घरों में तो पाबंदी नहीं है, घरों में, मोहल्लों में, आम बाज़ारों में तो पाबंदी नहीं है। असल चीज़ जो स्कूल सरकारी हैं जहाँ पर ए लेवल ओ लेवल के बच्चे जाते हैं, मेरा अपना बच्चा खुद ओ लेवल पढ़ता रहा है, क्योंकि वो शुरू से क्लास 1 से अंग्रेज़ी मीडियम में था, तो उसको प्रॉब्लम नहीं हुई। और कुछ हम भी छोटे मोटे काठे अंग्रेज़ थे, हमने भी सपोर्ट दी और माशाल्लाह बेहतरीन बोलता है वो। इसकी वजह है कि माहौल उसको नहीं मिला, ऐसा मिलेगा तो काम करेगा। अच्छा, नहीं, मैं नवाज साहब उधर आता हूँ टॉपिक के ऊपर। जैसे हम कश्मीर डे के हवाले से बात कर रहे हैं, पाकिस्तान और इंडिया इन दोनों के माबैन ये एक डिस्प्यूट है कश्मीर का। यूएनओ के अंदर इस मसले को उठाया हुआ है, पूरी दुनिया के अंदर इस मसले को, इसी तरह से और बहुत सारी रियासतें हैं जिसके इस्लामी रियासतें हैं जिसके मसले मसाइल इस तरह से चल रहे हैं। आप क्या समझते हैं कि ऐसी कौन सी बैनुल अक़वामी क़ुव्वतें हैं जो ये समझती हैं कि इस खित्ते के मसले को हल नहीं होना चाहिए? उनके क्या मकासद है? देखें, बुनियादी तौर पर ये भी एक अजीब बात है कि ऐसे पाकिस्तान और ईरान 2 गज़टेड इस्लामी रियासतें हैं, बाकी कोई भी नहीं है। सऊदीया भी नहीं है। क्यों? इस्लामी रियासत है ही नहीं, वो बादशाह थे वहाँ। अच्छा, पाकिस्तान का आइन लिखा हुआ है, जमहूरी निज़ाम के हाँ, हिसाब एक से समझ ले। दूसरी चीज़ है कि बाकी एरिट्रिया, सोमालिया, सूडान, ये इस्लामी मुल्क नहीं है। हाँ, वहाँ 90% लोग रहते हैं, इस्लाम को पसंद करते हैं, मना नहीं है, तो ये अच्छी बात है, मज़हब कुछ भी करे। तो वो मैं जिनके साथ उठा बैठा हूँ, तो वो उनका एक ही फोकस है, नवाज साहब, ये मज़हब क्या चीज़ है? कुछ भी नहीं है। मज़हब पीस की और अमन की निशानी है। अगर मज़हब को सही करें तो घर पे करें इबादत, बाहर जब निकले तो आप ऐसे ह्यूमन लोगों से इंटरेक्ट करें, हिंदुओं से करें, सिखों से करें, मुसलमान के आपस में जो फ़िरके हैं उनसे करें। तो इसी तरह देखते हुए जो कश्मीर में अभी जो हो रहा है, वो अभी एक नई ट्रेंड आया है। आप यूट्यूब देखें तो उसमें जो कश्मीरी जो ज़ुबान बोली जाती है, जो वहाँ की है, गरनातर कहलाती है, और रावला की ज़ुबान है वो, और इनके आपस में कॉन्फ्रेंस चल रही है। और दोनों आपस में रोते हैं, कहते हैं यार आपकी भी वही ज़बान है, हमारी भी, हम क्यों ना मिल के रहें, ये करें, इस तरह। तो ये पीपल टू पीपल कॉन्टेक्ट कश्मीर में चल रहा है, क्योंकि हम कश्मीर की बात कर रहे हैं। इस तरह और सूबों में भी है, जैसे उर्दू स्पीकिंग, ये भी आपस में रहें। पाकिस्तान इंडिया पीपल्स फोरम 15 साल चलाया, जिसका मैं कोऑर्डिनेटर भी रहा हूँ। 7-8 वफ्द लेके भी गया। वो वफ्द सिर्फ 10-12 नहीं थे, 300 लोग थे। अच्छा, नहीं नवाज साहब, जैसे हम मसला कश्मीर की बात कर रहे हैं, एक दिन हम नारे लगा लेते हैं, बातें कर लेते हैं कश्मीर के हवाले से कि कश्मीर हमारी शहर आ गया, और तो पूरा साल हम सो जाते हैं। किसी पार्टी के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर या कोई ऐसी चीज़ नज़र नहीं आती जो इस्लाम के बालादस्ती को कायम रखते हुए कश्मीर के ऊपर बात करे। पूरी दुनिया के साथ हम जिस तरह से ट्रेड की बात करते हैं, इस तरह से अगर हम इंडिया के साथ भी ट्रेड करें, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हमारी हैं जो हमारे बॉर्डर के इस तरफ, हमारी तरफ तो बहुत महंगी हैं, लेकिन अगर हम बॉर्डर के उस तरफ चले जाएँ तो बहुत सस्ती हैं। तो अगर हम इसको खुद से मिल बैठ के हल करने की कोशिश करें तो क्या कोई ऐसा हल पॉसिबल है? देखिए, सबसे जो दुनिया में वो जो महज़ब तरीका है वो ये है कि पार्लियामेंट टू पार्लियामेंट आपस में कांटेक्ट करके मुआहदा करे, टैक्स तय करे एक दूसरे मुल्क का, ताकि इंसानियत बका का मसला है। वैसे भी पाकिस्तान में सैलाब आता है या इंडिया में आता है या कहीं भी आए, अमेरिका में भी आता है, खैर बताने में भी आता है, तो लोग मदद करते हैं। उसमें ये नहीं देखते कि ये क्रिश्चियन का है या यहूदी के पैसे हैं, उस पर तो देखते नहीं है। तो इस तरह ये क्यों ना एक मिलजुल कर पार्लियामेंट तय करे कि हमसे तजारत करेंगे, हमें इतना टैक्स पड़ेगा। पहले आलू प्याज, ज़िया-उल-हक के ज़माने में मैं खुद स्टूडेंट था, लाहौर में था, तो उस वक्त आलू इतना महंगा था, ये 94 की बात है, तो आलू पे सियासत चल रही थी ज़िया-उल-हक साहब की। अच्छा, हाँ, तो ये तो हमारी सियासत का ये देखें ना, दारोमदार तो इन्हीं चीज़ों पर डिपेंड करता है जो हमारी आवाम की ज़रूरियात है। मैं थोड़ा अप्रिशिएट करूँगा, जब भी आए हैं तो इनकी तवज्जो बिजनेस पे रही है, और मैं उनकी हमायत नहीं करता, ना मैं नून लीग में हूँ ना पीपल्स पार्टी में हूँ, मैं एक आम शहरी हूँ। मगर एंडाइज ये है कि जब आपका पेट खाली हो ना, तो वो पेट को कंट्रोल करने के लिए मैशत ज़रूरी है, और मैशत को कंट्रोल करने के लिए सियासत। तो बस सियासत हावी है, पेट की बात। सियासत को कंट्रोल करने के लिए फिर क्या चाहिए? सियासत को कंट्रोल करनी, चेक एंड बैलेंस,
अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान कवानीन जो लिखे हुए हैं, जो मौजूद हैं। नहीं, वो तो एक जो कवानीन की किताब जो हमने एक लॉ बना दिया, वो तो हमने एक उसको बाइबल समझ के एक जो है ना अलमारी में सजा दिया। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। अभी जैसे कल ये परसों वाक़या हुआ, जो हमारी लॉ इन्फोर्समेंट की नेवी के जो साहब थे, नाम नहीं ले सकता, वो खातून की बहन थी, उन्होंने पुलिस वाले पे इश्तियाक अराई साहब जो कि DSP थे, सीनियर थे, उन पे हाथ उठाया, जो कि अकॉर्डिंग टू कानून में तो सब चीज़ें हैं, उन पर मुकदमा होगा, तो कानून तो है, सिर्फ उस पर अमल दरामद करें एज ए एग्ज़ाम्पल। इस तरह और भी वाक़यात हुए। तो इस तरह कश्मीर की हम बात कर रहे हैं, तो कश्मीरी जो लीडरशिप है, जो पब्लिक है, उनका आपस में लिंक हो। अच्छा नवाज साहब, बड़ी अच्छी बात की आपने कि कश्मीर जो है ना एक जन्नत नज़ीर वादी कहा जाता है। हमारे सियासतदानों ने पाकिस्तान इतना अच्छा मुल्क, इतना अच्छा टुकड़ा, इतना अच्छा खित्ता, जहाँ चारों मौसम, दरिया, पहाड़, ज़रई ज़मीनें, हर चीज़ मौजूद, इसका सत्यानाश कर दिया इस मुल्क का। जिस तरह से हम बात की जा रही है कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट के दहाने पे पहुंच गया, तो हम उस जन्नत वादी को भी ऐसा बनाना चाह रहे हैं पाकिस्तान? नहीं, मेगा से नहीं बनेगी, कोई ऐसा फिक्र की बात नहीं है। अच्छा, देखिए ज़मीन जो है ना वो कहीं उड़ के नहीं जाएगी। सही। बंदे तो इधर उधर माइग्रेट कर लेंगे, बंदे तो मतलब परस्त होते हैं। देखिए, एक ज़ुबान और एक जो कल्चर, इनका आपका भरोसा नहीं है, ये कभी भी चेंज हो जाता है। ओके, बहुत सारी मिसालें में तैयार हैं। अब वही अरब है ना जो कहते थे कि डांस मना है और तस्वीर मना है। हाँ, वो आज सारा कुछ यहाँ पर तो हम पाकिस्तान में भी कर सकते हैं। ब्रेक का इशारा हो रहा है। नाजरीन, आज हम बात कर रहे हैं कश्मीर डे के हवाले से। इस वक्त पाकिस्तान को किन किन मसाइल का सामना है और कश्मीर की हम किस तरह से सपोर्ट या मदद कर सकते हैं, और पाकिस्तान में किस तरह से कश्मीर जो पाकिस्तान की शारा है किस तरह पाकिस्तान के साथ इल्हाक होगा। यहाँ पर एक ब्रेक का टाइम हुआ है, स्टे ट्यून। वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक के बाद दोबारा खुश आमदीद कहते हैं। जिस तरह से बात कर रहे हैं हम पाकिस्तान की कश्मीर के हवाले से, उन कोशिशों की और हमारी सियासी पार्टियों के एजेंडे में क्या क्या चीज़ें शामिल हैं, क्या वाकई ही कश्मीर को आज़ाद कराने के लिए हमने फिजिकली भी ऑन ग्राउंड कोई काम किया है या आगे करने का इरादा रखते हैं। जिस तरह से हमने बात की कि पाकिस्तान इस वक्त मईशत की बदतरी का और तनज़्ज़ुली का शिकार है, और पाकिस्तान इस वक्त जो है ना वो डिफ़ॉल्ट के दहाने पे पहुंचा हुआ है। बहुत सारे लोग इसको टेक्निकल डिफ़ॉल्ट का नाम दे रहे हैं और बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि ये डिफ़ॉल्ट नहीं हो पाएगा। मैं भी यही कहता हूं कि अल्लाह करे पाकिस्तान ये रहती दुनिया तक कायम रहने के लिए बना है और इंशाल्लाह ये ख़ित्ता मौजूद रहेगा। जिस तरह से हम बात कर रहे थे ब्रेक पे जाने से पहले नवाज़ अराई साहब से, नवाज़ साहब, हमने कश्मीर डे की मुनासबत से हमने उस चीज़ को हाईलाइट करने की कोशिश की जो इंडिया ने मकबूजा कश्मीर के अंदर मुख्तलिफ लोगों को लाके बसाया, जिसकी वजह से वो वहाँ पर अगर हक़ राय दही इस्तेमाल किया जाएगा, वहाँ पर कोई राय शुमारी होती है, तो यकीनन वो मेजॉरिटी में हिंदू और वो लोग होंगे जो इंडिया की सपोर्ट करेंगे। तो पाकिस्तान को किस तरह के इस तरह के डिसीजन लेने चाहिए, पाकिस्तान का क्या रद्द-ए-अमल होना चाहिए इसके ऊपर? इसका मेगा से यही है कि पाकिस्तान ने तो एक मुहिम चलाई हुई है, बिलावल साहब ने भी, और इससे पहले नहीं थी। ये जब से इन्होंने सूबे का 270 का दर्जा दिया तो उसमें इन्होंने बसाया लोगों को, जैसा आपने भी अच्छी खासी बताई। उसका एक ही मुद्दा ये है कि जो नेशनलिटी, ये जो तादाद बढ़ जाए इंडियंस की, वो तो अपने आप को इंडियंस बोलते हैं, ना वो पंजाबी बोलते हैं, ना सिख बोलते हैं, ना कश्मीरी बोलते हैं, और वो कहते हैं हम सब इंडियन हैं। सूबे अलग है, स्टेट है। और ये कि अभी मैं जब इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में एज ए स्टूडेंट था हेग में, वहाँ पर कश्मीर की कुर्सी है, उस पर कोई नहीं बैठता। इधर पाकिस्तान है, इधर इंडिया है, और उसी कमरे में स्टैचू लगे हुए हैं, गांधी के भी, भगत सिंह के भी, कादर साहब के पे भी है, लामा इकबाल का भी है। तो उसमें मैं पूछता हूँ ये इजलास कब होता है? कहते हैं ये साल में 4 साल में एक बार होता है। अच्छा। और इसमें यही बहस है, इस कुर्सी पे बैठेगा कौन? ना इंडिया वालों को बिठाते हैं, ना वो इंडियन पाकिस्तानी कश्मीरियों को बिठाते हैं। वो कहते हैं कि हमें इंडियन जो वो कश्मीरी चाहिए जो जैनियन हो। तो इसी की तो स्वाबजदी राय है। तो मतलब जो बेसिकली वहाँ के लोग थे वो तो वहाँ से माइग्रेट करा दिए गए, और वहाँ पर जो नए लोग लाके बसाए जा रहे हैं उसकी बेस के ऊपर जो है ना वो जम्मू कश्मीर को आज़ाद करने वो लोग माइग्रेट, हिस्सा बनाने की वो भी कोशिश लोग की जा रही है। माइग्रेट करवाए गए हैं जो पाकिस्तान के हामी थे, जो उनके प्रो हैं, जैसे नेशनल फोरम ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ पीस स्टडी, जिसमें हिंदू कम्युनिटी के लोग हैं, बहुत बड़ी तंजीम है, बांग्लादेश भी आती है, अवार्ड भी देती है। वो अवार्ड देती है इंदिरा गांधी के नाम पर, यानी कि गांधी साहब के नाम पर, जबकि उसका क्या ताल्लुक है कश्मीर से? तो वो उन्होंने गवर्नमेंट के थ्रू बनाए हुए। जैसे पाकिस्तान में जो सियासी जमातें हैं, फलाई तंजीम है, गवर्नमेंट के सपोर्ट में आ जाती हैं, जैसे नेशनल पीस जस्टिस ये इस तरह, तो इस तरह उन्होंने भी बनाई हुई है फंड। अच्छा, तो इसमें आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान ऐसे एज ए रियासत
क्या किरदार अदा करना चाहिए कि हम लोग इस काम को रोकें, वो जो कश्मीर के लोगों को वहाँ से जो है ना वो वहाँ से यूँ समझिए कि दूसरी जगह पे रिलोकेट कर रहे हैं और वहाँ ला के नए लोगों को बसा रहे हैं। तो ये तो पूरे का पूरा सारा वो सिनेरियो चेंज होता जा रहा है कि अगर इसमें 2 साल सबसे बाद या 10 साल बाद अगर कोई रायशुमारी होती है। इसमें देखें जो गोरे हैं, जो यूएनओ की फोर्सेस हैं या रिसर्चर हैं, बॉर्डर टू बॉर्डर एक साफ़ियों की तंजीम है, सही, वो बॉर्डर मानती नहीं दुनिया में। सही, वो वीज़ा लेके बगैर आते हैं पाकिस्तान में, झगड़ा भी होता है। कराची में आए थे बगैर बॉर्डर वीज़ा के। अच्छा, वो तंजीम का नाम ही बॉर्डर टू बॉर्डर है, फ्री। सही, तो वो उसमें वो कहते हैं कि आप जाएं, जब वो कहते हैं जिस इलाकों में डिस्प्यूट है ना, चाहे फ़लस्तीन में, पाकिस्तान, कश्मीर में, वहाँ पर यूएनओ वालों को इजी होना चाहिए ताकि वो खुद देखें। तो वो इंडिया वाले इजाज़त नहीं देते, बीबीसी के अक्सर नुमाइंदे जाते हैं, फायरिंग हो जाती है। तो इसमें फिर मैं कहूँगा कि पाकिस्तान ने बहुत अच्छी फैसिलिटेशन देते हैं यूएनओ वालों को, साफ़ियों को जो लिखते हैं। तो केस टू केस अगर हम तो कभी पाकिस्तान के हक में भी किसी ने लिखा है हाँ, कश्मीर बहुत के बारे सारी। में कि पाकिस्तान जो है ना वाकई कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा है नहीं, और तो वो पाकिस्तान की अभी शरह है ये? यूएनओ में बिलावल साहब ने अभी जो तहकीक की थी उसका वो इसी का पार्ट था कि उन्होंने कहा था कि हम नहीं मानते ये जो इन्होंने सूबे का दर्जा दे दिया है, इसमें जो नहीं, वो तो यकीनन पाकिस्तान नहीं मानेगा ना, पाकिस्तान या कैसे मान लेगा? नहीं, वो मगर कश्मीर उनको भी पाकिस्तान बावर की शरह कराया, है। खामोश नहीं रहे, उनको भी बावर कराया। नहीं, हम बावर तो करा देते हैं, हम देखें प्रचार तो करते हैं अपनी जुबान से, तो क्या उसका कोई असर हो रहा है यूएनओ में? असर तो मेरे ख्याल से बहुत ही कम हो रहा है। असल चीज़ तो वो है ना कि वो लोग उसको एक्सेप्ट भी तो करें। जी हाँ, वो मानते नहीं हैं। तो वो ये कहते हैं कि पहले आप अपने मामला सही करें, फोर्सेस के, तजारत करें, हेल्थ के करें। जैसे अभी कुछ ऑपरेशन हेल्थ के हवाले से कश्मीर की बात कर रहा हूँ, तो इसमें एक दूसरे को ऑपरेशन कराने के लिए फैसिलिटी दी थी गवर्नमेंट ने, ट्रैवल टूरिज़म और साफ़ियों को आना जाना। वो कहते हैं कि इंसानी मूवमेंट हो पहले, फिर देखेंगे कश्मीर की क्या करना है। अच्छा नवाज साहब, पहले मैंने बात की थी कि अगर हम इंडिया के साथ अपने ताल्लुकात को बेहतर करने की कोशिश करते हैं, इस वक्त हम लोग मईशत हमारी अबतरी का शिकार है, तो हम कोई ट्रेड कर सकते हैं? जैसे कि स्पेशली हमारी जो अजनास हैं जिसके लिए हम सब्जियां हैं, फल हैं, इस तरह की चीज़ें, दालें हैं, जिसमें हम देखें एक इन्फ्लेशन का यहाँ पर पाकिस्तानी रोज़ डॉलर कहाँ का कहाँ पहुँच जाता है, पाकिस्तानी रुपया डिवैल्यू होता चला जा रहा है। तो हम इस लेवल के ऊपर हमारी गवर्नमेंट को चाहिए कोई कि इंडिया के साथ तिजारत करे, बैठ के कोई बात करने की कोशिश करें, डायलॉग्स करें और इस तरह की कोई तिजारत स्टार्ट करें? मेरे ख्याल से जो हमारी पाकिस्तानी वज़ीर-ए-आज़म, खैर अभी ये लोग ज़्यादा जा रहे हैं डोनेशन के लिए, अरब अरब जाते हैं और कहते हैं कि डोनेशन हमें, वो तो हाँ, मांगना भिखारी हाँ, तो तो नहीं है, लेकिन बेकार है। मजबूरी तो है, वो क्यों ना एक अलग सीन है। आप बिज़नेस करें। अब तो वैसे एक अच्छी बात आई है, सऊदी अरब ने भी जो पाकिस्तान को डॉलर देने थे 2 अरब, वो रोक दिए हैं। वो कहते हैं हम ट्रेड करेंगे, बहुत अच्छी बात है। वो तो सऊदीया पाकिस्तान का हामी है। वो कहता है कि हम आपको बिज़नेस में तवज्जो देंगे, आप अपनी इंडस्ट्री को बेहतर करें, बिजली, पानी, गैस, ये इंडस्ट्री को दें। तो यहाँ पर तो एक मसला है, बिजली का मसला, गैस का मसला, पानी नहीं है, और सबसे बढ़कर जो सोसाइटियाँ बन रही हैं हाँ, हमारी, ज़रूरी ज़मीनें काट जी काट हाँ, के हम सोसाइटियाँ बनाए जा रहे हैं, तो तो वो, ये तो आगे जाके तो खुराक की हाँ, किल्लत भी हो जाएगी खुराक ना। की किल्लत हो गई, जबकि एक ज़री ज़मीन से 100 घर आराम से पल सकते हैं। अच्छा नवाज साहब, ये एक अच्छा वो पॉइंट दिया आपने कि पाकिस्तान के अंदर कोई ऐसी अथॉरिटी है जो पहले चेक करे कि हाँ यार ये ज़मीन है, यहाँ पर ज़रूरी ज़मीन है, यहाँ पर सोसाइटी नहीं बन सकती। वो यहाँ का कोई मुआयना करें कि नीचे पानी है, ज़रूरी ज़मीन है, यहाँ पर फर्टिलाइज कर सकते हैं हम, इसको कल्टीवेट करें तो हम यहाँ पर जो है ना वो देखिए, पाकिस्तान अजनास में उगा सकते हैं। पाकिस्तान में 2 इदारे हैं, एक जोग्राफी डिपार्टमेंट, ओके, एक जियोलॉजिस्ट, सही है, मिनरोलॉजिस्ट यानी मादनियात जो निकालते हैं, सही। फिर ओशियानोग्राफर, और फिर सबसे ये जो क्लाइमेट चेंज वाले, इनकी बहुत बेहतरीन दिमाग है। ओके, चूँकि दिमाग तो हमारे पाकिस्तानियों के पास वैसे ही बहुत है। मेरी पहली डिग्री जियोलॉजिस्ट में थी, जिसमें मैं खुद ऑयल और मिनरल को पढ़ता था। ओके, तो अभी जो सेंटेक मंसूबा है और इस पर बहुत सारे अचीवमेंट हुई है, मगर मसला है कि वो पॉलिटिकल विल का मसला है, कमीशन का मसला है। जब तक पाकिस्तान में 10% कमीशन या जितना भी कमीशन है ये बंद नहीं होगा ना, पाकिस्तान कभी तरक्की नहीं करेगा। सिर्फ आवे कलावे मिलाते रहेंगे, लोग अपना मतलब लेंगे, सिर्फ दिखाने के लिए कि मैंने ग्रीन बसें चला दी, मैंने वो सेंट्रल मनसूबे में इतने पैसे आ गए। तो अभी चाइना ने, ये भी अवाम की ज़रूरत तो है ना, आवाम बसें की ज़रूरत चलाना, अपनी ये तो जगह है, ज़रूरत मगर तो है उसका ना। जो इनकम है वो सही जगह लगे ना। अब जैसे बलूचिस्तान के लोगों का वो माखज़ है, वहाँ के लोगों को रोज़गार अच्छा मिले। मेरा तो 70% अगर बलूचिस्तान के लोगों को मिले मेन पावर, सिर्फ मजदूर नहीं, वहाँ पर भी टेक्निकल पढ़ रहे हैं। हमारी पाक फ़ौज ने सीपे के नाम पे कितनी तरक्की दी है। 70,000 2010 का डेटा था, 70,000 लोगों को रोज़गार दिया है, लेबर को स्किल में कन्वर्ट कर दिया। जी हाँ, इसी तरह सेंटेक मंसूबे में भी जो काम रुका हुआ था, ये इमरान खान के ज़माने में रुक गया था, अब वो फिर बहाल हुआ है।
इस तरह सी पे रुक गया था, वो भी बहाल होगा। तो मेरे ख्याल से जो आप बार बार कह रहे हैं कश्मीर के पॉइंट ऑफ व्यू से, और श्रीलंका पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट नहीं होगा इंशाल्लाह। हाँ, नहीं पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट तो अल्लाह करे ना हो, ऐसे खदशात जो है ना वो तो पाकिस्तान में क्योंकि मौजूद है। 23 देखें करोड़ की आबादी है। जिस तरह से हमारी एलसीज़ नहीं खुल रही, पाकिस्तान के अंदर अगर हम देखें कि हमारा इम्पोर्ट बिल का मैक्सिमम जो है ना वो क्रूड ऑयल और पाम ऑयल हम जो है ना वो इम्पोर्ट करते हैं। हमारा जो स्टील सेक्टर का रॉ मटेरियल तकरीबन कोई 2.5% का हमारा टोटल इम्पोर्ट बिल का, उसको हम अलाउ नहीं कर पा रहे हैं। तो देखें जो स्टील सेक्टर है उसके पीछे मेरे ख्याल में कुछ 34-35 इंडस्ट्रीज़ लगी हुई होती हैं। ग्रे स्ट्रक्चर खड़ा नहीं होगा तो किस तरह से काम होगा? तो ये सारी चीज़ें अपनी जगह पे मौजूद हैं, इसकी हम बात नहीं कर रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि जब हमारे पास ये सारे मसले मसाइल मौजूद हैं, बेसिक मसला जो हमारा मसला कश्मीर था, उससे तो हम बहुत दूर चले गए। तो क्या एक दिन कश्मीर डे के नाम के ऊपर हम नारे लगा लें, रैलियाँ निकाल लें, तकरीरें कर लें, गाने बजा दें, नया गाना निकाल दें, तो क्या इससे कश्मीर आज़ाद हो जाएगा? नहीं, इससे तो बिल्कुल नहीं होगा। सिर्फ ये एक मोटिवेशन रहेगी माशरे में। जैसे यानी वो, केस को हाँ, जिंदा रखने के लिए जैसे ज़रूरी है और केस के अंदर मदर जान डालने डे, के लिए स्टूडेंट डे मनाया जाता है, जबकि मदर डे तो रोज़ाना मनाना चाहिए। हाँ। इससे कश्मीर डे भी हमारी शहर है तो रोज़ाना मनाना चाहिए, हमें किसे मना किया? लेकिन तो उसके ऊपर कोई काम फिजिकल काम होता हुआ भी हाँ, तो नजर आए। फिजिकल काम यही है कि जो इदारे हैं वो अपना काम करें, सिक्योरिटी बॉर्डर पे, और उसमें कोई ऐसी अमल दखल ना करें जिसपे इंडिया को बहाना मिले कि देखो ये यहाँ पर वो तकलीफ का। अच्छा, यहाँ पर मेरे मुंह में खाक, मैं इस तरह की बात करना नहीं चाह रहा, लेकिन अगर अगर इस तरह से सोचें कि हमने जिस तरह से अपने पेट से कपड़ा उठाया हुआ है, पूरी दुनिया को दिखा रहे हैं कि हमारे खजाना खाली हो गया, हमारे पास कुछ नहीं बचा, तो क्या हम अपने दुश्मन को बता रहे हैं कि हम खाली हो गए, अब हम पे हमला कर लो? जी हाँ, वो भी कल का जो डेटा था वो 3.7 बिलियन डॉलर ज़रिए मुआवजा बाकी है, जो कि अलार्मिंग है, क्योंकि एलसी नहीं खुल रही। अलार्मिंग तो हम जब से 10 अरब से नीचे आए हैं डेली बेसिस तो पे अब मेरे अलार्मिंग ख्याल है। से वर्ल्ड बैंक IMF से जो अभी डील चल रही है उसमें यही अहम नुक्ता होगा, छोटा सा साइन होगा कि जनाब आपने हमें जो 8.7 तकरीबन 10 बिलियन अभी दिया ना सैलाब के नाम पे या जो आफत के नाम पे, ये हमें राइट ऑफ करते हैं इधर के लिए, यानी कि इदारों की फंडिंग के लिए, ब्यूरोक्रेसी को देना है, तनख्वाहें देनी है, जिसमें आर्म फोर्सेस की भी तनख्वाहें बाकी हैं, इनके क्लियर हैं। और सबसे बढ़कर जुल्म ये है कि जो कैंटोनमेंट एरिया की ज़मीनें हैं ज़राई, वो तो सिर्फ उनके लिए होती थी जब फ़ौजी लड़ने आते हैं, ड्यूटी करते हैं, अपना रहें और इसके बाद घर वो दूसरी जगह चले जाएँ। तो अब आप देखें कितना पाकिस्तान में तकरीबन 37 के करीब मेरे ख्याल से कंटोनमेंट है, जिसमें हर कंटोनमेंट में DHA बनी हुई है, कंटोनमेंट बना नहीं, हुआ है। वो तो देखें कि ज़रूरत जो है ना वो तो इदारे बेहतर समझते हैं, रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ जो है ना वो उन्होंने अप्रूव किया तो वो चीज़ें चल रही हैं, उसके ऊपर मैं बात नहीं करूँगा। मैं बात कर रहा हूँ कि पाकिस्तान की हालत जो इस वक्त है, मुआशी हालत है, यकीनन हमारे पास बजट तो नहीं है, पैसा तो नहीं है, ख़जाने में हमारे पास कितने दिन का तेल होगा, ऑयल होगा, जो हमारी मैक्सिमम इम्पोर्ट है, जिस तरह से आपने कहा कि 3.5 अरब के हमारे पास ज़खायर हैं इस वक्त, हम क्या और मंगा लेंगे? क्या हम अपनी दफ़ाई सलाहियत में इजाफ़ा करेंगे? हमारी जो ज़रई पैदावार है उसमें हम इजाफ़ा करके हम एक्सपोर्ट नहीं करने जा रहे हैं। जिस तरह से ईरान के साथ हम ट्रेड करते हैं, ईरान के ऊपर इस वक्त पाबंदियाँ हैं पूरी दुनिया की। हम बॉर्डर ट्रेड कर सकते हैं सिर्फ कि कोई हम उनको देंगे तो कुछ ले लेंगे, पैसे की ट्रेड हम नहीं कर सकते। लेकिन बार्टर हमारे पास कुछ बार्टर करने के लिए हमारे पास कुछ है ही नहीं। पहले हम चावल कर लेते थे, चावल दे दिया, कुछ इस तरह दे दी तो हम गंदम। तेल ले लेते थे गंदम से। अब तो हमारे पास देने के लिए देखें ना, ज़रई ज़मीनें काट-काट के हम सोसाइटियाँ बनाए चले जा रहे हैं। हम लोगों ने सारी जो इन्वेस्टमेंट है वो डंप कर दी सोसाइटियों के अंदर। तो मतलब हम एक सहल पसंद हो गए हैं, हमने आसान अल्फाज में कमाने के लिए आसानियाँ ढूँढ ली हैं। तो ये मुल्क के लिए तो बड़ा नुकसानदेह तो है। आपने शफीक साहब, आपने मेरी बातें अथेंटिक कर दी कि जो सहल पसंदी की हुई हैं, ज़री ज़मीनों को हाउसिंग सोसाइटी बना दिया, अरबों रुपए कमाए। अच्छा, उनको पता है कि ये जो ज़री ज़मीनों पे हाउसिंग हो रही है या प्राइवेट भी हो रही है, ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को पैसे उनके पास होते हैं, दुबई में बैठे हैं, कनाडा में, वो इन्वेस्ट करते हैं, फिर वो आगे परेशान भी होते हैं, कब्ज़ा हुआ फ्रॉड होता हो है, जाता है, फ्रॉड बहुत होता सारी है। चीज़ें हो जाती तो हैं। ये पूरा एक गेम है। तो गेम चेंज यही है कि पार्लियामेंट के थ्रू या ऐसे आइन सख्त हो जाए, जो अवेलेबल कानून है उसको सख्त करें। अब देखिए, मेरा एतराज़ है कि जो मौजूदा पार्लियामेंट है, जो कि बगौर इनके रजीम चेंज आई है, इन्होंने अपने तो नैब के केसेस के लिए कानून में तब्दीली करा दी। हर बंदा ही छूट रहा है, हर बंदा। मतलब अपनी ज़ात के लिए तो हाँ, देखें, आप कानून भी बना लेते हैं, हाँ, आप हर चीज़ से निकल जाते हैं। अवाम के लिए तो क्या है? आवाम के लिए ये नहीं हो सकता कि भाई ये पेट्रोल जो है ना आज से सिर्फ 120 रुपये होगा 2 साल के लिए, ये अनाउंस करें, कैसे करें? अनाउंस करें। देखें महंगा लोग, डॉलर्स में खरीद के रुपयों में कैसे बेचेंगे? तो इसकी वजह ये है कि ये अगर अपने बजट का कम करें, एक डिप्टी कमिश्नर से लेके और इनके जो लवाजमात हैं, सिर्फ डिप्टी कमिश्नर की बात कर रहा हूँ, 10-10 गाड़ियाँ हैं उनके पास। जबकि कल एक वीडियो आई थी, पाकिस्तानी हैं वो इंग्लैंड की बता रही थी, कह रही है कि वहाँ पर सिर्फ 64 गाड़ियाँ हैं सरकारी मिनिस्टरों के लिए, 64, और वज़ीर उनके 10-12 है। वही गाड़ी इस्तेमाल करते हैं, रात को बंद होती है, चली जाती है।
तो मैं खुद बचपन में देखता था, मेरे भी रिश्तेदार तो यहाँ तो 64 एक बंदे के पास मेरे खुद रिश्तेदार गवर्नमेंट में रहे, बड़ी अच्छी पोस्टों में, वो ड्राइवर आता था छोड़ के वापस जाता था PIDC या सिंह शुगर कॉर्पोरेशन, रात को ताला लगा के साइन में एंट्री करके फिर घर जाता था ड्राइवर, फिर वो सुबह आता था, फिर गाड़ी निकालता था, साहब को हाँ, लेके आता था, सबको, स्टाफ को। तो इतनी चेक एंड बैलेंस था। ये 1975-78 तक ऐसे माहौल था। बहुत अच्छा माहौल दे गए थे गोरे ना लाइफ का, ईमानदाराना भी था, उसके अंदर तरक्की भी नज़र आ रही थी, पार्क भी बन रहे थे, स्कूलों को जो महकमा है उसके अपने स्कूल थे, हेल्थ के, मेडिकल था, रेलवे, KDA या LDA या पिंडी में आप देखें जितने भी कंटोनमेंट है वहाँ सिनेमा है, वो इसलिए होते थे कि समाजी, माशी और कल्चर डेवलपमेंट गोरों का एक वतीरा रहा है। बिल्डिंग भी बनाते हैं, थिएटर भी बनाते हैं, आवाम को खुश भी करते हैं। हाँ, वो ये कहते हैं जो 1% जो ब्यूरोक्रेट, जो ये लीड क्लास है, उनको टच ना करें आप, ये है। मगर यहाँ पर प्लानिंग के बगैर ही आपको, यहाँ पर तो मैं कहता हूँ कि अगर कोई 10-12 ग्रेड का अफसर है पाकिस्तान की किसी भी इदारे के अंदर, तो उसके साथ आप जो है ना बहस नहीं कर सकते, उसके साथ आप जो है ना वो जिसकी मतलब लाठी है उसकी बहस चल रही है, आपको ऐसा कानून बताएगा कि मेरा भी राइट है, मेरे भी ह्यूमन राइट्स हैं, मेरी जॉब का टाइटल ऐसा है। अब जैसे कल जो बहस हुई है, खातून ने इनको थप्पड़ मारा, वो ये कहता है तुम नौकर हो, उसने कहा मैं नौकर उसका हूँ जो अमल करे। इश्तियाक राय साहब जो DSP है सीनियर है, उसने कहा कि बेबी मैं अभी भी कह रहा हूँ मीडिया में, अब तो खैर उन्होंने केस कर दिया, वो ये कहते हैं कि मैं नौकर ज़रूर हूँ आवाम का, चूँकि मैं सर्वेंट हूँ, मगर उसके लिए होना जो, उसके लिए कानून को फॉलो करना, हाँ, तो आवाम ने फॉलो करना, कानून को फॉलो करें, मैं आपका नौकर हूँ, मैं कौन सा अपने आप को बड़ा कह रहा हूँ। लेकिन उन्होंने बड़े हौसले का, हिम्मत का मुजाहरा किया, सब्र का मुजाहरा किया कि उन्होंने खातून के ऊपर हाथ नहीं उठाया जिस तरह से, हालांकि उनको इस तरह से उन्होंने वो कर दिया था कि वो किसी भी वजह, कोई भी जुबान से, ये जो रवैया है समाज में पैनिक फैलाने का, इसका सारा इल्ज़ाम वो जो उनके हस्बैंड और उनके भाई को, जो कि आर्म फोर्सेस का मेंटली उनकी प्रिपरेशन इस तरह से हुई है, उन्होंने अपने घर वालों को बताया ही नहीं कि भाई ये मेरी जिम्मेदारी है, तुम लड़ाई मारकुटाई ना करो रोडों पर, किसी को छोटा आदमी ने समझो, सबकी इज़्ज़त है, इंसानी हकूक़ सबके लिए हैं, रोड की पासदारी सबका हक है। तो ये गैप है। नवाज साहब, यहाँ पर मुझे एक ब्रेक का इशारा हो रहा है। नाजरीन, आज हम बात कर रहे हैं कश्मीर डे के हवाले से, इस वक्त पाकिस्तान को किन किन इकदामात की ज़रूरत है, जबकि हम मुआशी अबतरी का शिकार हैं। हमारे पास अपने पास इस वक्त पोजीशन काफ़ी अबतर किस्म की है, और देखना यह है कि इस सिचुएशन से गवर्नमेंट किस तरह से निकल पाती है। गवर्नमेंट के साथ साथ उन रियासती इदारों का क्या इसके अंदर अमल दखल होगा। जिस तरह से अभी नवाज साहब ने बड़ी एक अच्छी बात करी कि हमको एज ए नेशन, हम आवाम को भी इसके बारे में सोचना पड़ेगा। जो लोग हमारी रखवाली के लिए, या मैं उनको कहूँ, या हमारी रहनुमाई के लिए रोडों पे मौजूद होते हैं, वो इदारे, स्पेशली फोर्सेस के इदारे, पुलिस के इदारे, जो हमारे लिए, हमारी क्या कहते हैं कि उसके लिए बेहतरी के लिए और उसके लिए काम कर रहे होते हैं, तो उनके साथ सपोर्ट करना, उनके साथ हमदर्दी से पेश आना भी हमारा फ़र्ज़ बनता है। जिस तरह से पिछले दिनों एक खातून ने एक DSP के साथ रोड के ऊपर जिस तरह से हाथापाई की और उसकी वीडियो मंजरेआम पे आई, ये एक अफसोसनाक वाक़या है। तो उन तमाम अफसरान को अपने घर में अपने बच्चों को, बीवी बच्चों को भी बताना होगा कि भाई आप इस पावर का नाजायज़ इस्तेमाल ना करें, और इसको जो है ना वो लिमिट में रहते हुए, हाँ, आप कहीं पे अपने आप को जो है ना प्रोटोकॉल लेना चाहते हैं, ठीक है प्रोटोकॉल लें, लेकिन इस तरह का प्रोटोकॉल ना हो कि अगले को आप जो है ना वो इस तरह से जलील करें और इस तरह की बात करें। तो यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक का टाइम हुआ, ब्रेक से वापस आते हैं, स्टे ट्यून। वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक के बाद दोबारा खुश आमदेद कहता हूं। जिस तरह से हम बात कर रहे हैं कश्मीर के हवाले से, और बड़ा अहम मौजू है कश्मीर, पाकिस्तान की शारगह, और जिस तरह से इंडिया ने अपने जम्मू कश्मीर के अंदर लोगों को ला के बसाना शुरू कर दिया, जिस तरह से बड़ी तशवीशनाक बात है कि अगर वहाँ पर रायशुमारी और इस्तेसाब राय का, वहाँ पर अगर कोई किसी भी वक्त जो है ना वो रायशुमारी करवाई जाती है, तो वहाँ पर ज़्यादातर लोग इंडिया के हक़ में वोट देने के लिए उनको बसाया जा रहा है, और काफ़ी सारे लोग वो वहाँ बसा चुके हैं। लेकिन देखना यह है कि हमारी रियासती इदारे इस पर क्या कर रहे हैं। UNO के अंदर इन्होंने इस केस को किस तरह से उठाया और किस तरह से दुनिया को बावर करा रहे हैं कि ये पाकिस्तान के साथ साजिश की जा रही है। देखना यह है कि पाकिस्तान जो डिफ़ॉल्ट के दहाने पे पहुंचने के पीछे इस अबतर सूरत हाल का ज़िम्मेदार कौन है। नवाज अराई साहब, मैं आपकी तरफ आऊँगा। अगर हम बात करें इस वक्त मुल्क में मौजूदा जो सूरत हाल है, ज़िम्मेदार किसको करार देंगे? ज़िम्मेदार मेरे ख्याल से जो नॉन प्रोफेशनल लोग जो सियासत में भी हैं, ब्यूरोक्रेसी में भी हैं, हर महकमे में हैं, उनके रवैया आप देखें। अब छोटी सी मिसाल है, चूँकि पूरा पाकिस्तान तो बहुत बड़ा टॉपिक है ना, ये जो कराची की देख लें, कराची के पुल, सड़कें, सीवरेज का निज़ाम, ये आपके सामने है। अभी ठेकेदारों को जो ठेके दिए थे, हमने स्टडी की KDA के, सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी हैदराबाद में भी, वो मट्टी डालते हैं,
वो पुल भी सुराख हो गए हैं, आपके सामने ही है। ज़्यादा डिटेल बात करना तो फिर लंबी हो जाएगी। नॉन प्रोफेशनलिज्म ये है कि आपको काम आता नहीं, आप बिजनेसमैन बन गए, लोन भी ले लिया अपनी कंपनी का, साउथ एशिया सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन प्रोग्राम से आपने रजिस्टर करा ली फर्म मियाँ बीवी या भाई के साथ, उसके बाद लोन ले लिया, लोन सियासत पे राइट ऑफ करा लिया। इसको देखा देखी जो सरकारी अफसरान हैं वो इनका अहम जुज़ हैं। सरकारी अफसरान अगर सपोर्ट सरकारी अफसरान की तरफ जी से है। सरकारी अफसरान के रिश्तेदार मुझे लगता है ज़्यादा हैं। इक्का दुक्का कोई होता है मेरे जैसा पढ़ लिख जाए तो उसकी कहते हैं यार चलो पढ़ा लिखा बंदा इसको लोन दे दें। अभी प्राइम मिनिस्टर यूथ लोन आया है, बहुत अच्छी चीज़ है। पहले भी आया था, पीली स्कीम आई थी, इमरान खान के ज़माने में एहसास प्रोग्राम आया था। इस तरह के प्रोग्राम कंटिन्यू रहने चाहिए। तो मेरे ख्याल से और समाजी और फलाई तंजीमें माशाल्लाह काम कर रही हैं, वो चाहे इंसानियत के लिए कर रही हैं मगर कम से कम खाना तो दे रही हैं लोगों को। अच्छा, इस वक्त मुल्क के अंदर बेरोज़गारी का बहुत सारा मसला है, उसके साथ साथ अगर हम बात करते हैं इन्फ्लेशन का बहुत बड़ा इशू है। तो इसको कंट्रोल करने के लिए हमारे पास पाकिस्तान के पास जब इस वक्त देखें हमारे पास ज़र मुबादला के ज़खायर नहीं है, हम इस वक्त बिल्कुल हमने पेट से कपड़ा उठाया हुआ पूरी दुनिया को दिखा रहे हैं, हम भिखारी नहीं हैं लेकिन मजबूरी है। ये वो जो मजबूरी बेरोज़गारी को किस तरह से हम अभी हमारे सैलाब ज़दगान लोगों रोड पे घरों से बाहर आरजी पनागाहों में बैठे हुए हैं, तो क्या समझते हैं ये तमाम चीज़ें जो है ना वो कैसे हल हो सकती हैं? अभी पिछले जो 1 फरवरी यानी कि रात 31 जनवरी का जो डेटा ये है कि 37% कीमतें बढ़ी हैं पाकिस्तान में, और पिछले साल जो जनवरी में था वो 13% थी। तो 10% पेट्रोल की वजह से नहीं कह सकते, पेट्रोल तो बहुत ज़्यादा बढ़ा है, तो ये सस्टेन कर दिया। मेरे ख्याल से कुछ ऐसी कुव्वतें हैं कि जो बिज़नेस कम्युनिटी के जो टाइकून्स हैं उनको सपोर्ट देने के लिए कीमत बढ़ा देते हैं, बाद में रिवर्ट नहीं कराते बैंक में। जैसे पेट्रोल कीमत बढ़ गई, कराची हैदराबाद लाहौर के किराए बढ़ गए, वो कम तो नहीं कर रहे। इस तरह चिंची का नहीं, तो लेकिन पेट्रोल की कीमतें भी तो कम नहीं हो रही ना। वो तो कम नहीं हो रही, मगर उस पर कंट्रोल हो सकता है जब वो गवर्नमेंट करेगा कौन? गवर्नमेंट करेगी, हुकूमत वक्त करेगी, क्योंकि रियासत नहीं करती। रियासत तो सिर्फ हिफाजत के लिए है, या वो इनको आगे करते हैं कि जरा हमारा बजट मंजूर कराओ। अब आप देखो सबसे अहम अलमिया ये है कि ये 5वीं साल है इमरान खान साहब के 44 महीने, 3 साल और 8 महीने 44 महीने, उसमें 3 बजट पास हुए, फिर आते के साथ इन्होंने बजट पूरा कर लिया। जो कुव्वतें थी ब्यूरोक्रेसी, डिप्टी कमिश्नर, बड़े बड़े नाम है, उनका तो मसला हल हो गया। इसी तरह अब ये 5वीं बार ये जून आ रहा है, अभी मिनी बजट भी आ रहा है, तो इसका मतलब वो ऐसी कुव्वत जो अपना बजट के लिए तो पार्लियामेंट को इस्तेमाल करती है, इस्लाम के नाम पर इन्हीं से कराती है। और वर्ल्ड बैंक IMF को होता है कि हमने थोड़ी किया है, तो पार्लियामेंट ने किया है। तो अब वर्ल्ड बैंक IMF भी अब वो होशियार हो गया है, उन्होंने साफ कह दिया कि 17 ग्रेड से लेके 22 ग्रेड सारे अपने असासे डिक्लेयर करेंगे। हर अफसर चाहे 17 ग्रेड में आया हो, क्लास 1 कहलाता है, वो अपने मियाँ बीवी बच्चों के हर 6 महीने बाद जमा कराएंगे असासे। करा देंगे, हालांकि इससे पहले भी कराते हैं। मेरे अपनी फैमिली में 17, 18, 19 ग्रेड के बहुत लोग हैं, वो जमा कराते हैं असासे। लेकिन जमा जो कराते हैं वो क्या एक्चुअल होता है? नहीं, एक्चुअल होते हैं ज़्यादातर। नहीं, ज़्यादातर मतलब तो फिर ज़रूरत क्यों? अगर ये तमाम जितनी ब्यूरोक्रेसी है हमारी ये सारी ईमानदार हो जाए तो लोगों के घरों से फिर करोड़ों डॉलर कैसे निकलेंगे? अफसर ईमानदार है, ये मेरा दावा है। आप अभी भी उनके घर पे जाना है, वो बसों पे आते हैं। नहीं, कितने होंगे ऐसे? 100 में 3-4 हैं। तो फिर अब वो मोटरसाइकिल पे जाते हैं, पाकिस्तान को चलाने के लिए मैं ऐसे लोगों को जानता हूं जो KDA में असिस्टेंट डायरेक्टर हैं, मतलब ग्रेड 17 की पोजीशन और मोटरसाइकिलों पे ऑफिस आ रहे हैं। अभी भी जानता हूं ऐसे लोगों को। ऐसी लेडीज मैंने देखी हैं जो 17-18 ग्रेड है, माशाल्लाह लाइब्रेरियन है, हमारी यूनिवर्सिटी फेलो है, वो बस पे जाती हैं, उनको कोई शर्म नहीं है। जबकि वो MQM की जो उनकी सगी बहन है वो चाहे तो क्यों नहीं कर सकती। हाँ, उनका एक ब्लेंडर था कि वो 16 ग्रेड से डायरेक्ट 18 में आ गई, जंप कर दी उन्होंने, ये भी गलत है। बहुत सारी ऐसी बातें हैं। मेरे ख्याल से चेक एंड बैलेंस पाकिस्तान का आलमिया है। नहीं, तो ये एडमिनिस्ट्रेशन राइट्स जो हैं ये किसके पास है? ये भी वही इदारे ही है ना। एडमिनिस्ट्रेशन राइट जो है ना पार्लियामेंट के पास है। पाकिस्तान के आइन में लिखा हुआ है कि जो तीसरा टियर है ना, यानी कि एक सेनेट है, एक पार्लियामेंट है और एक सूबाई है, और चौथा टियर जो है ना ये बल्दियात है। ये और गौरव ने क्या किया, रिवर्स किया हुआ है, बल्दियात को पहले लेके आते हैं। वहाँ की बल्दियात ऐसी है कि हालैंड में, जर्मनी में ट्रेनें बल्दियात चलाती है। अच्छा, वो टैक्स भी वही लेते हैं, एक स्टेशन दूसरे स्टेशन में मजाल है जो। तो हमारे तो यहाँ के नाम की बल्दियात होती है। अभी देखें ना, बल्दियाती इलेक्शन में अभी तक कोई मेयर सेलेक्ट नहीं हो पा रहा। और सबसे बढ़कर यहाँ पर मैं तो खैर एजुकेशन को इस काम में अहमियत नहीं देता कि एजुकेशन पढ़े लिखे हों, ज़रूरत नहीं है। सियासत नाम ही पावर का है, अच्छा, बात करने का है, नज़रिए का है। ये जो अक्सर कहते हैं ना टाइकॉन, बगैर तालीम के नजरिया आ जाता है। हाँ, आप बहुत सारे लीडर देखें, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया, सीरिया, वहाँ उनकी तालीम कहाँ थी? उनका एक नज़रिया था कि हमने अपने मुल्क को आगे ले जाना है। तालीम के नजरियाती लोग मिल सकते हैं, वो फिर सियासी जमात में होते तो होता है। अब लीडर का काम आता है हुक्म देना कि ये मेरी कमेटी है पुल बनाने की, तुम लोग अपना काम करके मुझे दिखाओ, बस लीडर का काम ये होता है।
सिर्फ मगर आजकल उल्टा हिसाब है, लीडर कहता है पहले मेरे बंदे को कमीशन दो फिर मैं साइन करूँगा। हाँ तो वो तो अब तो वो किकबैक्स और ये वो इस तरह की चीज़ें चल निकली ना उसके ऊपर। अच्छा नवाज साहब, आप क्या समझते हैं पेट्रोल की कीमत की हमने बात करी कि मईशत के ऊपर मनफी असरात डालती है, जिस तरह से पेट्रोल जो है ना वो कीमतें बढ़ती रहती हैं, आप क्या समझते हैं अभी इस वक्त जो 250 रुपये पेट्रोल की प्राइसेज है और बढ़ने की चांसेस और बातें की जा रही हैं बाजार के अंदर, आप क्या समझते हैं कि इस तरह कीमतें बढ़ा के आवाम को मतलब किस दलदल में मैं अपनी राय है कि ये एक ही बार कोई ऐसा मायदा करके 300 रुपये करके फिक्स कर दें। अच्छा, एक ही बार। अच्छा, जैसे अभी भी 35 बढ़ाया था तो एक टेस्ट पॉइंट था आवाम का, जिसमें ब्यूरोक्रेसी भी शामिल थे, स्टूडेंट भी थी, किसान भी थे, किसी की कान में जू नहीं रूंगी। अभी कल श्रीलंका में इतने हंगामे हुए, उन्होंने पूरा पार्लियामेंट में हमला कर दिया और वो हर पैसा लिख रहा है पाकिस्तानी सो रहे हैं। नहीं तो पाकिस्तानी उठ के रोडों पे निकल के क्या करेंगे, सस्ता हो सकता है। हाँ हाँ, जब हमारे देखें जब अवामी नजर राय, आ रहा है, हाँ, अवामी राय एक अलग चीज है, जब नजर आ रहा है सबको पता है कि पाकिस्तान के पास इस वक्त रिजर्व्स हैं ही नहीं, डॉलर इस वक्त जो है ना हमारी पहुंच से बाहर हो चुका है, आईएमएफ से लोन मिल नहीं रहे, रॉ मटेरियल पाकिस्तान में आ नहीं रहा, ऑयल पाकिस्तान में क्रूड ऑयल जो है वो आने के लिए हमारे पास पैसे नहीं है मंगवाने के लिए, तो अवाम निकल के क्या करेगी। असल में पाकिस्तानी जो ना अल्टरनेटिव पे नहीं जाते। जैसे बिजली का अल्टरनेटिव इन्होंने सोलर एनर्जी निकाल लिया, रह रहे हैं अपने आराम से। इस तरह जो पेट्रोल का अल्टरनेटिव तो साइकिल है, यूरोप में सारा साल साइकिल चलती है, हर बंदा पार्लियामेंट का साइकिल पे आता है। मुझे खुद जो लेक्चर देने आती थी डिप्टी गवर्नर, वो साइकिल पे आती थी, बूढ़ी अम्मा थी प्रोफेसर, पता लगा डिप्टी गवर्नर है हॉलैंड की, अपने भांजे के साथ, बच्चे के साथ छुट्टी वाले दिन। वो मैंने कहा मैडम आप अकेली आइए, पीछे 2 पुलिस वाले अलग आ रहे थे, वो भी साइकिलों पे, वो खड़े हो गए, सिक्योरिटी भी साइकिल पे आ रही है। मैं तो पागल हो गया। मैंने कहा सर जी ये कौन है? कह रहे ये डिप्टी गवर्नर आज आपको मैशत पे लेक्चर देंगी। ये हाल है, यानी कि वो इतने मुल्क को देखते हैं। कल ये हमारे यहाँ पर जो है ना वो कल ये एक साहब की फोटो ये नहीं थी, पता कि कुरान के कितने पारे हैं वो वजीर तालीम होता है। हाँ ये बात नवाज भी है। राही साहब बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती टाइम निकाला और आज की इस मैं चाहूँगा कि मैं वीनस को एक आखिरी पैगाम भी दे दूँ टीवी जी को। बोले बोले। तो मैं इस प्रोग्राम की मार्फत वीनस टीवी की इंतज़ामिया, मैनेजमेंट और ख़ास पर रिसर्चर्स का शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो उन्होंने मुझे दूसरी बार बुलाया, और मेरी ओवरसीज़ पाकिस्तानी भाइयों बहनों जो कि बाहर बैठे हुए और उनको बहुत ज़्यादा तशवीश है। तो मेरे ख्याल से पाकिस्तान में जो लोग हैं उनको तशवीश इतनी नहीं है। इसका मिजाज देख लेना कि वो शादियाल खुले हुए, हर चीज़ रश ही रश है, खाना पीना, हम पैसा बचाने की तरफ बिल्कुल नहीं सोच जो रहे। पाकिस्तानी जो बाहर बैठे हैं ना उनको ज़्यादा फिक्र है, क्योंकि वो मेहनत से कमाते हैं, टैक्स देते हैं और वो दिन रात गाड़ियाँ साफ़ करते हैं, काम करते हैं, कुछ स्किल वाले भी हैं, तो उनको ज़्यादा फिक्र है। उनके लिए पैगाम है कि आप उम्मीदें बाहर रख, इंशाल्लाह पाकिस्तान जिंदाबाद और कायम रहेगा। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया जनाब नवाज राही साहब। नाज़रीन, आज हमने कोशिश की कि जिस तरह से पाकिस्तान को कश्मीर के हवाले से क्या पॉलिसी अपनानी चाहिए, और कश्मीर डे जो है वो मना के, नारे लगा के, गाने गा के इसको भूल नहीं जाना चाहिए। कश्मीर हमारा पाकिस्तान की शारग है, और जिस तरह से आज हमने बात करी और बड़ी तशवीशनाक बात है कि मकबूजा कश्मीर के अंदर इंडिया अपने मुख्तलिफ सूबों से लोगों को ला के वहाँ पर बसा रहा है और अपनी रायशुमारी के हिसाब से अपनी वहाँ पर स्ट्रेंथ को शो करने की कोशिश कर रहा है। इस वक्त जो पाकिस्तान की मईशत की सूरत हाल है उसको देखा जाए अगर, तो हम इस वक्त बहुत ज़्यादा अबतरी का शिकार हैं। पाकिस्तान हमेशा से हमें सोचते रहे हैं, देखते रहे हैं कि पाकिस्तान जो है ना, सुनते रहे हैं नाजुक दौर से गुजर रहा है, लेकिन इस वक्त पाकिस्तान वाकई ही नाजुक दौर से गुजर रहा है। और इस नाजुक दौर से गुजरते के साथ साथ हमें क्या इकदाम लेने पड़ेंगे, हमें अपनी अय्याशियाँ ख़त्म करनी पड़ेंगी। जिस तरह से नवाज राही साहब ने आज बात की, अपने ओवरसीज़ भाइयों को यकीन दिलाया कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट नहीं करेगा, लेकिन देखना यह है कि पाकिस्तान अगर डिफ़ॉल्ट नहीं करता, लेकिन ICU के ऊपर वेंटिलेटर में कितना टाइम गुजारता है, उसके लिए हमें कितने ठोस इकदाम करने की ज़रूरत है, ये वक्त बताएगा। आज के इस अपनेपन के साथ कि आप अपना और रियासत पाकिस्तान का बहुत सारा ख्याल रखेंगे। सिद्दीक सरवर को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।